जो कि मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया। मैं आईबी के लोगों के साथ में टच में था और उनको मैंने बिना किसी के सिवाय मेरे और किसी को नहीं पता था कि ये आईबी के ऑफिसर हैं। कुछ एक को मैंने श्रीनगर भेजा, कुछ को यहाँ रखा और जब ये हो गया काम तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम स्पेशल फंड से चेक देना चाहते हैं, आप बताएं कितने का चेक बनाएं। अब सरकार का दबाव आ गया, किसी मंत्री का फोन आ गया, जी ये मेरे विधानसभा का है, मेरे लोकसभा का खबर है, इसे मत चलाइए। अब चूंकि शासन का कॉल है, ऐसे में नहीं, ऐसे में भी अगर स्टोरी में सच्चाई है तो ज़रूर चलती थी। आपने जिस नाम का भी जिक्र किया, रामदेव महाराज का, उसमें भी आपका क्रेडिट है। शुरुआत में वो जो चंकई जाने शुरू हुए थे योग के, वो आपके दौर में जी पे आया था, आप ले ना ले। राम राम, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक में। तो कहानियों के साथ उनका परिचय कराएं। आज हमारे साथ है माननीय लक्ष्मी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बतकही चौक पे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आपके शुरुआती सफर से कि आखिर आप जिस जिस बिजनेस में गए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो टेलीपोर्ट हो, चाहे वो मीडिया लाइन हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो स्क्रीन का लाइन हो, या फिर अब बिल्डर लाइन, हर जगह आपने जो लैंडमार्क सेट किया, ऐसा क्या होता है कि उसे कोई ब्रेक ही नहीं कर पाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जिस समय 92 में न्यूज़ चैनल एक जीसी, जो जी के अंदर एक न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट किया गया था, उस समय रजत शर्मा हेड करते थे और वो चालू किया। तो उस समय मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली देखता था, बाकी चीज़ें नहीं देखता था, एडिटोरियल नहीं देखता था। लेकिन रजत शर्मा जी के जाने के बाद में और इस चैनल को 24 घंटे का जी न्यूज़ के नाम से किया गया। उसके बाद में अलग अलग एडिटर्स आए, फिर भी मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहा था। पर एक समय ऐसा आया कि मुझे इसको हेड करना पड़ा, चूँकि चैनल में बहुत लॉसेस थे और न्यूज़ तो थी, लेकिन जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा था। तो जिस समय मैंने इसको हेड किया तो ये लॉसेस से विद इन 3 मंथ प्रॉफिट में भी आ गया। यही था कि आप मतलब जी न्यूज जो 24 आवर चैनल, 24 घंटे का लाइव चैनल हुआ, उस समय भी आपके नेतृत्व में हुआ। और पहली बार जब वो प्रॉफिट में आया, पहली बार जब नंबर 1 हुआ, तो उसकी बागडोर आपके पास थी। नहीं, पहली बार तो मैंने तो इसको, ये लगभग 1 करोड़ रुपया, कई चैनल थे न्यूज़ चैनल, जिसके अंदर जी मराठी था, जी बंगला था, जी पंजाबी था, जी हिंदी था। तो ये सब चैनल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपया पर मंथ का लॉस था। अच्छा। और इसको जब मेरे को सुभाष जी ने और जोहार ने बोला कि आप इसको देखिए, आप संभालें अच्छी तरह से, आप देख पाएंगे, तो मैंने कहा मेरा कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस तो है नहीं और मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा। मैं पहले जाना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेशन में शामिल था। पर तो आखिर ऐसा आपने क्या किया? जब मैं सुबह 8 बजे यहाँ से निकलता था घर से और सवेरे मॉर्निंग में न्यूज़ मीटिंग लेता था और एक एक एरिया, एक एक व्यक्ति से मेरा परिचय और एक एक व्यक्ति को पहचानना, एक एक व्यक्ति को जानना और कौन क्या क्या कर रहा है और कौन किस किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये सब देखना।
और उसके साथ साथ में जो 1 करोड़ रुपया प्रति माह का लॉस था, उसको प्रभु की कृपा से विद इन 3 मंथ ये लगभग 35 लाख रुपया प्रॉफिट में आ गया था। अच्छा, मतलब 1 करोड़ तो पहले वो पूरा हुआ। हाँ। और प्रॉफिट में 35, यानी 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 35 लाख का अचीवमेंट 3 का अचीवमेंट हुआ। और उसका कारण सिर्फ यही था कि अगर सच्चाई बोली जाए तो जो हमारे एडिटोरियल स्टाफ था, और उस समय स्टार न्यूज़ खुलने वाला था, अच्छा, जो अभी एबीपी है। जो अभी एबीपी है। हाँ। तो वो प्लान ये किया गया सुभाष जी से, एडिटोरियल के जो हेड थे उन्होंने साइन करवा के, और उन्होंने कहा मैं तो बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मेरा पारिवारिक प्रॉब्लम है तो इसलिए जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जाना नहीं चाहता था। और ये बोल के और मैंने सब सेट कर दिया है, और ये आप 25-30 लोगों की आप सैलरी अगर बढ़ा देंगे तो उचित रहेगा। मोरल दबाव डालना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने उसके ऊपर साइन भी कर दिए कि ठीक है, इन लोगों का सैलरी बढ़ा दिया जाए, और मोर और लेस डबल सैलरी कर दिया। अच्छा। एकदम, मतलब जिसको 30,000 रुपया प्रति माह मिलता था या 50,000 रुपया मिलता था, मोर और लेस डबल कर दिया। एचआर के पास कोई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एचआर कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो डबल हुआ। और डबल होने के बाद में 25-30 लोगों का, और इधर से 3-4 दिन के बाद में मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। तो ये बड़ी एक विडंबना थी। चलिए, कि भाई का फैसला कैसे हटाया जाए, चेयरमैन का, ग्रुप चेयरमैन का फैसला कैसे हटाया जाए। अच्छा, ये भी बात है। और ये मैंने कभी आज तक कहीं बोला नहीं है, और पब्लिकली तो मतलब नहीं इसलिए है, तो मैंने कहा ना कि आज बात कहीं में ये सब बात होगी जो किसी ने नहीं जाना। पब्लिकली तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ एक वहाँ न्यूज़ के लोग थे जो कंसर्न थे, उनको मालूम था, लेकिन अदरवाइज़ मालूम नहीं था। तो हुआ क्या कि चलिए कोई बात नहीं, अलका सक्सेना एक कार्यक्रम करती थी, वो कार्यक्रम कर रही थी और लखनऊ गई, और वो बजरंग दल के जो हेड हैं, सामान्य व्यक्ति है, बजरंग दल के हेड रहे, बहुत सालों तक रहे, मैं अनफॉर्चुनेटली नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उनका विनय कटियार जी का इंटरव्यू लेने के लिए गए। तो उधर वहाँ का जो ब्यूरो हेड था, वो विनय कटियार जी को इशारा कर रहा है, भी आप इंटरव्यू मत दीजिए, और वो बार बार इशारा कर रहा है। और जो कैमरामैन भी उसके साथ में, उनके साथ में, अलका जी के साथ में दिल्ली से गया था, वहाँ भी कैमरा सेट था, ब्यूरो है। तो कैमरामैन ने वो सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली। उसमें कैमरा भी थोड़ा मीडियम साइज का आ गया था, बहुत बड़ा नहीं। किस सन की बात हो रही है? ये है लगभग 2002 की बात है, ऐसा अनुमान है मेरा। खैर, अलका जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो इंटरव्यू तो ले आई, लेकिन आ कर के उन्होंने मेरे को बताया कि जी ऐसे ऐसे है। मैं तुरंत लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाके मैंने वो फुटेज देखी। देखने के बाद में जिसको अभी मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ कि कौन थे और क्या थे, कि ठीक नहीं रहेगा, उनके लिए ठीक नहीं रहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति या व्यक्तियों के वो अब वरिष्ठ पत्रकार ही रहे होंगे के बारे में नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। उनके ही करियर पे फ़र्क पड़ सकता है, या पड़ जाएगा, या
कुछ भी हो उसके बाद आपने उनको रहन रखा कि ना ना, मैंने कंटिन्यू किया जो लोग थे। अच्छा, इतने के बाद भी? मैंने किसी को नहीं निकाला, हाँ। किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जो एडिटोरियल इंचार्ज थे उनको बुलाया मैंने। उस समय कौन थे? अब नाम मत लीजिए, नाम ऐसे लेने से हमारे परम सतीश सर थे क्या? नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनको भी वो जो 25-30 लोगों को स्टार में जाना था उनमें से एक थे, अच्छा, उनमें से एक थे। ठीक है। और वही वही हेड कर रहे थे। तो ठीक है। मैंने उनको बुलाया, बुला करके कहा कि ये क्या है, आपकी टीम का ये हाल है। फुटेज दिखाई मैंने। हाँ। तो उनको तो जाना था स्टार में सबको, वो प्लान था, प्री प्लान था। उनके हाथ में एक गाड़ी की चाबी थी, उन्होंने वो गाड़ी की चाबी टेबल पे रखी और कहा कि अच्छा जी मैं चलता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। और मैंने ये तो नहीं कहा कि आप चले जाओ, लेकिन आप जाना चाह रहे हो तो आप जाओ। आपके विचारों का सम्मान है। तो उसके साथ में मेरे तीसरे चौथे दिन ज्वाइन करने के ही जब अलका जी ने बोला, तो तीसरे चौथे दिन ही 25-30 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, जिनकी डबल सैलरी हुई थी, मतलब जो हाई पेड एम्प्लॉय थे। हाई पेड एम्प्लॉय थे। और वो स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि भाई चलो भाई, स्टार के अंदर यहाँ पर सैलरी इनकी इतनी है और स्टार में जाएंगे तो अच्छा, वहां से डबल कर लेंगे, और ज़्यादा, पहले ही हाइक ले रखा है और फिर हाइक पे आ जाएंगे। फिर हाइक पे आ जाएंगे। तो स्ट्रेटजी ये थी। इस प्लानिंग के इस प्लानिंग के तहत। तो आखिर जब वो एम्प्लॉय कम हुए होंगे, आखिर 30 एम्प्लॉय अचानक कम हो गए, तो ऐसे में आपने कैसे प्लान किया? क्योंकि आप तो जर्नलिस्टिक अप्रोच आपके पास तो है, खबरों का सेंस हमें पता ही है, अब पता है, लेकिन उस समय खबरों का सेंस कैसा था, आप समझ पाते थे? फिर कैसे प्लान किया कम एम्प्लॉय के साथ, कम अनुभव वाले एम्प्लॉय के साथ 3 महीने में प्रॉफिट? देखिए, इतने चैनल, न्यूज़ चैनल थे, जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, और उसके बाद में ये बंगाली चैनल मैंने स्टार्ट किया। जी संगम भी शायद आप ही के समय में जी संगम भी मैंने स्टार्ट किया। तो और बिज़नेस न्यूज़ भी मैंने स्टार्ट किया। जी बिज़नेस भी मैंने स्टार्ट किया, तो हिंदी का। तो अभी वो 25-30 लोग चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर एक न्यूज़ चैनल के अंदर उस समय मेरे अनुमान से 150-200 लोग रहे होंगे, 150 लोग रहे होंगे, सभी ब्यूरोज़ को मिला करके। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, सफर चलता रहता है, लोग अब ठीक है। फ़र्क इतना ही पड़ा कि भाई जिनका जो दायित्व था, जो काम कर रहे थे, उसमें अंतर थोड़ा आना था, लेकिन जो लोग साइड लाइन किए हुए थे उनको अपग्रेडेशन मिल गया, उनको काम मिल गया, और अपने आप को साबित करने का मौका मिल गया। उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल गया। अच्छा, तो एक आप ही के समय में जो आपकी अदालत है, जो आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, कि आपकी अदालत में जो आता है प्रमोद कृष्णन जी है, वो चर्चा में आ गए, जो आके एक बार गेस्ट बनता है वो चर्चा में उसकी शुरुआत जी में ही हुई थी। उसकी शुरुआत जी में हुई थी, और ये टीवी का पार्ट था, रजत हेड कर रहे थे। और फिर समहाउ रजत जब चले गए, वो एक अलग कहानी है। रजत जब चले गए तो वो रजत जी के साथ ही आपकी अदालत, रजत जी के साथ ही वो भी, लेकिन वो तो आप लोग ने फिर जी ने ग्रुप दिया, नहीं तो आज की अदालत चलता था। हाँ। फिर आपकी अदालत में आपने 20 साल तो उन्हें तोहफा दे दिया। हाँ। नहीं तो ठीक वो है। विजन कहाँ से आया था? ठीक क्योंकि है। यूनिक कॉन्सेप्ट आज भी उसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। शुरुआत जी से हुई थी, तो विजन कहाँ से आया था? वो विजन तो देखें, उस समय मैं देखता नहीं था, सच्चाई ये है, वो विजन मेरा नहीं था, ये भी सच्चाई है। लेकिन वो विजन कुछ एक
जर्नलिस्टों का था अच्छा। और उसमें रजत का विजन था और तब स्टार्ट हुआ। तो आपकी अदालत, नो डाउट, वो रजत शर्मा जी की एक शैली है, हाँ। एक उनका जो बात करने का तरीका है, शालीनता। क्वेश्चन करने का तरीका है, वो तरीका एक अलग तरीका है। जिस तरीके से अमिताभ जी का तरीका कि अमिताभ जी के सामने कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के सामने कोई भी प्रोग्राम या कोई दूसरा शख्स नहीं चल पाया। दूसरे चैनलों ने बड़ा प्रयास किया। उसी तरीके से एक रिकॉर्ड है सर कि वर्ल्ड कप फाइनल का टीआरपी और केबीसी की टीआरपी और एक टीआरपी थी जिसमें आपकी अदालत में मोदी जी आए थे। ये 3 टीआरपी अभी तक की हाई रेटिंग टीआरपी है, 75 तक का उसका रीच है। तो रजत जी का प्रोग्राम ऐसा है जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक व्यक्ति विशेष की जो शैली होती है उसका प्रभाव अगर मासिस के ऊपर पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया केबीसी में अमिताभ जी की शैली और इवन रामदेव जी की शैली, रामदेव बाबा की जो शैली है, योग तो बहुत लोग जानते हैं। सही बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने योग को प्रेजेंट किया, हाँ, घर घर तक योग पहुंच गया, घर घर तक पहुंच गया, देश विदेश तक पहुंच गया। तो इसी तरीके से हर इंसान की एक शैली होती है, वो शैली के अंदर तो ये उस शैली का है। जी न्यूज़ ने भी दूसरा। अच्छा, एक बात और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मुझे जहाँ तक याद है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपने जिस नाम का भी जिक्र किया रामदेव महाराज का, उसमें भी आपका क्रेडिट है। आप ले ना ले, शुरुआत में वो जो चंकई जाने शुरू हुए थे योग के, वो आपके दौर में जी पे आया था। यस, बाबा रामदेव जो है वो उस समय योग गुरु थे, लेकिन उनके पास में कोई चैनल नहीं था, कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। और मुझे याद है कि एक मेरे अंकल का फ़ोन आया कि एक योग गुरु है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने स्वाभाविक तौर पे कहा अच्छा मैं कल आता हूँ। अच्छा। और फिर बिजी इतना था कि मैंने कहा फिर मैंने फ़ोन कर दिया, अच्छा आज तो नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा। तो मुझे याद है कि भी वो मेरे से मिलने के लिए वो उन्हीं के घर पे रुके हुए थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या है। मैं गया तीसरे दिन मिलने के लिए। उन्होंने कहा भाई इस तरीके से है और मैं आपके यहाँ प्रोग्राम मेरे योग के दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा आपका प्रोग्राम मैं बना के दिखा दूँगा, और मुझे मालूम नहीं था कि आप 3 दिन से मुझे मिलने के लिए बैठे हुए हैं। 3 दिन इंतजार। हाँ, तो मैं आपका प्रोग्राम ज़रूर बनवा के दिखवा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे ऊपर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये नहीं कि लगातार नहीं दिखा पाऊंगा, ये मैंने उनसे कहा। और मैंने उनका 3-4 दफ़ा अलग अलग रिपोर्टर को भेज करके 3-4 दफ़ा अलग अलग समय में मैंने उनके योग के चंकेज बनवा के, फुटेज बनवा के 10-10, 15-15 मिनट की जी न्यूज़ पे स्टार्ट की, चलवाई थी। और उसके बाद दौर ऐसा आया कि बाबा रामदेव महाराज को अब लोग सोचते हैं कि वो आए हमारे यहाँ योग दिखाए और उससे टीआरपी बने। बिल्कुल, उससे टीआरपी बने। अभी इंडिया टीवी पे मैं देखता हूँ, सुबह 9 बजे आती है और उसकी सबसे ज्यादा हाई रेटिंग टीआरपी है। हाँ, उस समय का किसी भी चैनल के पास वो अब तो बाबा रामदेव के पास चैनल खुद के पास कई हैं, तो कोई विषय नहीं है। अच्छा, ये एक बात होता है कि लोग कहते हैं कि मीडिया में दबाव बहुत होता है, लोग खबर गिरवा देते हैं, खबर चलाने के लिए, ना चलाने के लिए प्रेशर आता है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर आता है, ऐसा है क्या सच में? देखें,
अप्रोच मेरे समय में ज़रूर आती थी कि जी ये चलवा दें, और ये भी अप्रोच आती थी कि जी ये ना चलाएं तो उचित रहेगा। नेता मंत्री अधिकारियों के? नॉट ओनली नेता मंत्री अधिकारी, उसके अलावा पब्लिक के लोगों का भी अच्छा। ऐसा प्रेशर रहता था। और मान लीजिए किसी हॉस्पिटल को कवर कर लिया, अच्छा। मान लीजिए कहीं किसी चीज़ को कवर किया रिपोर्टर ने, तो उसका प्रेशर ज़रूर आता था। और मेरे जैसा व्यक्ति जो कि सबके टेलीफोन अटेंड कर लेता, सबकी बात सुन लेता है, तो उसके पास तो स्वाभाविक है ज़रूर आते। लेकिन मैंने ये प्रिंसिपल बनाया हुआ था कि मैं जो छोटा सा रिपोर्टर है जिसने अपना कैरियर अभी स्टार्ट किया है, उसकी स्टोरी को अगर सच्चाई है तो किल मैंने कभी नहीं होने अच्छा, स्क्रीन से उतारने नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा भी होता होगा जैसे अब सरकार का दबाव आ गया, किसी मंत्री का फोन आ गया, जी ये मेरे विधानसभा का है, मेरे लोकसभा का खबर है, इसे मत चलाइए, अब चूंकि शासन का कॉल है, तो ऐसे में? नहीं, ऐसे में भी अगर स्टोरी में सच्चाई है तो ज़रूर चलती थी। कोई कॉल आया हो जिसकी कोई कहानी? बेशक कोई कॉल कोई आया। कहानी एक कोई बताए कि कोई कहानी, कोई कॉल आया हो? बहुत सी आई है। कोई एक सबसे शानदार सी जो आपको अभी जहन में हो? मैं आज भी नाम नहीं ले पाऊंगा। ना मत बताइए, चलिए। तो स्टोरी ऐसी थी जो कि मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आया अच्छा। कि ये स्टोरी चला दीजिए। एक हरियाणा की थी, एक गुजरात की थी। ओपोजिशन का यानी रहा होगा? नहीं, जिसका किसी का भी रहा, लेकिन मैंने नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्यों? उन स्टोरीज में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं थी। अच्छा, मैंने एक कहानी में पढ़ रहा था तो मुझे दिखा कि किसी आईपीएस ने किसी का जमीन कब्जा कर लिया था, और वो छोटा सा प्रकरण आपके जानने में आया, और आपने उसको प्राथमिकता से उस खबर पे स्टैंड लिया, उस खबर को चलवाया, और उस गरीब परिवार को उसका जमीन दिलवाया, मकान दिलवाया। बिल्कुल, ये गुरुग्राम की घटना है। हाँ। ये मैंने चलवाई, और जो उसको वाकई में मकान वापस मिला, ये बात सच्चाई है। अच्छा, तो सर उस समय के मतलब आपने 2015 कब तक आपने जी? 2013 तक। 13 तक। 2013 उस समय के जर्नलिज्म को आपने देखा है, और आज के जर्नलिज्म को देखते हैं तो क्या पाते हैं? आज तो सर चाइना पाकिस्तान चल रहा है। उस समय की जर्नलिज्म और उस समय के जर्नलिज्म की वैल्यू और उस समय के जर्नलिज्म के एथिक्स वो अलग थे, आज अलग है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं छोटे से छोटे जर्नलिस्ट को, जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, बड़ी मेहनत करके उसने अगर स्टोरी बनाई है और वो स्टोरी के अंदर वो दिखाने लायक भी है और सच्चाई भी है, तो मैंने उस स्टोरी को मरने नहीं दिया। बेशक कितना भी प्रेशर आया, कितना भी कुछ हुआ। और इस विषय में लगभग सभी लोग जान गए थे कि लक्ष्मी गोयल को या जी न्यूज़ को आप कितना भी कुछ कर लें, अगर सच्चाई होगी तो वो स्टोरी चलेगी, अगर गलत स्टोरी होगी तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी। कि उस समय का जो दौर था 2013 तक, मुझे जहाँ तक पता है, स्ट्रिंगरों को जो लोकल स्तर पर होते हैं, जो इन्फॉर्मर होते हैं, खबर पे पैसा मिलता है। आपके समय तक 1800 रुपये पर स्टोरी मिलता था आपके दौर में, और अब वो घट के 1000 हो गया है, और वो भी समय पे भुगतान नहीं होता। तो क्या चैनलों के पास पैसा नहीं है या देने की मंशा नहीं है? नहीं, मेरे समय में जब 3000 रुपया पर स्टोरी थी। 3000? अब वो 1000 है। लेकिन उस 3000 रुपया पर स्टोरी के साथ में सबसे बड़ी बात ये थी, अगर स्टिंगर ने फैब्रिकेटेड स्टोरी भेज दी या किसी को तंग करने के लिए स्टोरी भेज दी
या गलत स्टोरी होगी तो वो स्टिंगर के लिए परेशानी का सबब भी बनती थी। अच्छा, ये लाइजनिंग वाली स्टोरी ना हो भैया, खबर में तो लाइजनिंग की स्टोरी बिल्कुल नहीं, और उसको बहुत से स्टिंगर्स को मैंने अगर फैब्रिकेटेड स्टोरी की तो उसको मैंने निकाला भी। और निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, कार्ड और माइक ले लो, छुट्टी, सही, वही उनकी पहचान है। उससे ऊपर कुछ नहीं। मेरे समय में जो स्टिंगर या कोई जर्नलिस्ट, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, किसी ने फैब्रिकेटेड करने की कोशिश की स्टोरी, वो ना चैनल पे चली, और अगर गलती से कहीं हो गया तो उसका स्ट्रिक्ट एक्शन भी हुआ। क्योंकि मैं इससे निकलने वाला था, लेकिन एक और सवाल आपका, चूंकि व्यक्तित्व तो इतना आपने काम कर रखा है, उसी पर नहीं खत्म हो रहा है। एक और आज के डेट में चलता है कॉन्क्लेव। मुझे जहां तक मैं जानता हूं, मैं गलत होऊंगा तो मुझे दुरुस्त कीजिए, क्योंकि उस समय हम पत्रकारिता करते नहीं थे, बस कहानियां हमने सुनी है। 2008 का दौर था, शायद आपके सीईओ वरुण दास जी थे, मैं जहां तक मैं जानता हूं, और आपको अपने एम्प्लॉय को दिवाली में बोनस देना था, और वहां से दौर शुरू हुआ कॉन्क्लेव का। और मैं अभी तक कॉन्क्लेव के अलावा दूसरा कोई थीम नहीं आ पाया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। न्यूज चैनल या तो खबर दिखाते हैं या तो कॉन्क्लेव दिखाते हैं। आज बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं, लेकिन शुरुआत आपके दौर में वहीं से हुआ था। क्या ये सच है और क्या है कहानी? बिल्कुल, वरुण दास को मैंने रखा था, और उस समय वरुण के आने से पहले हमने स्टार्ट कर दिया था कॉन्क्लेव। और सबसे पहला कॉन्क्लेव हुआ था जो हमारी बिज़नेस टीम थी, उसने गुरुग्राम के अंदर ये डीएलएफ गोल्फ कोर्स में किया था सबसे पहला। और श्रीधर जी को हमने उसके अंदर अवार्ड दिया था, जो कि जो मेट्रो लेके आए थे, शुरुआत जिन्होंने की थी मेट्रो में। हाँ, मेट्रो में बहुत से लोगों को अवार्ड दिया था। उनमें सबसे बड़ा नाम था श्रीधरन का, उनको अवार्ड दिया गया था। उस समय कॉन्क्लेव स्टार्ट किए गए थे। तो ये और क्या सोच कहाँ से आपके पास आई थी? देखें, ये सोच क्या है कि कुछ न कुछ वही मैं कह रहा हूँ करते कि जब रहना। तक आप, जैसे आपने बुके लेके आए आप रीजनल चैनल का, जी संगम, जो अब जी यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, वो इंडिया 24x7 हुआ, अलग अलग लाइसेंस वही रहा, बदलता रहा। और जी मतलब बुके जो था रीजनल का, बिजनेस का, वो आप लेके आए। उसके आगे देखिए, अभी हाइपर लोकल कोई हो ही नहीं पाया। आप लोकल हुए स्टेट वाइज, हाइपर लोकल कोई नहीं हो पाया। आप कॉन्क्लेव लेके आए, उसके अलावा कुछ और दूसरा अपग्रेड नहीं आया। कॉन्क्लेव के अलावा मैं बताता हूँ आपको, किसी को नहीं पता, हाँ। किसी को नहीं पता, कुछ एक लोगों को पता है। मैं ये बताता हूँ, क्या देश की मदद करेंगे? अच्छा, आईबी, एनआईए या रॉ? आईबी। अच्छा, चलिए, ओके। आईबी ने कहा कि क्या आप राष्ट्र की मदद करेंगे? और मैंने सुना है कि भाई आप राष्ट्र के लिए, अपना राष्ट्र के लिए आप काम करना चाहते हैं और करते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे, बिना सोचे। यस, ज़रूर करेंगे, आप आदेश करें। उन्होंने कहा यूएनओ का सर्वे है JNK के इलेक्शन में, और आप उसके अंदर काम करें और राष्ट्र की मदद करें, ज़रूर करेंगे। कुछ बच्चे उन्होंने दिए मेरे को कि ये आईबी के ऑफिसर आपको दिए? हाँ, ठीक है। और उनको मैंने बिना किसी के, सिवाय मेरे और किसी को नहीं पता था कि ये आईबी के ऑफिसर हैं, यंग थे, यंग ऑफिसर हैं। और उनको मैंने सीधा HR को कहा कि आप इनको अपॉइंटमेंट दे दो एज, आपने उन्हें पत्रकार बना दिया? हाँ, एज इंटर्न उनको लगा दिया, लगा कर के। और कुछ एक को मैंने श्रीनगर भेजा, कुछ को यहाँ रखा। और जितनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए
बहुत अच्छा काम किया और मैं आईबी के लोगों के साथ में टच में था और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे टच पे रहा। और जब ये हो गया काम तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम स्पेशल फंड से चेक देना चाहते हैं, आप बताएं कितने का चेक बनाएं। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने कहा नो चेक, नथिंग। और आगे भी कोई काम हो तो आप बताते रहें, हम ज़रूर करेंगे। नई चीज़ें बहुत उस समय बहुत की, बहुत चीज़ें की। मतलब अभी तक मैं कॉन्क्लेव जानता था, ये अलग ही हाँ। मैंने कहानी जानी कि आपने मतलब देश हित के लिए आईबी के साथ मिलकर आपने कोवर्ट ऑपरेशन किया। यस। उसको भी सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन हाँ जो उसमें घर के अंदर आतंकवाद बैठे हैं उनके हाँ पास मतलब कैसे पहले वहां पे तो ऐसा होता था कि अब तो 370 हट गया कि वहां कोई करने नहीं देता फ्रीली काम। उसमें बहुत कुछ काम हुआ हाँ। और बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत कुछ काम हुआ। कुछ थोड़ा सा बताना चाहें? नहीं, कुछ नहीं बता देश सुरक्षा पाऊँगा। सबसे पहले, ठीक है। अब हम आते हैं 2013 के बाद। अभी आपका एक पोर्शन हमने जर्नलिज्म का जाना और वो भी पूरा नहीं जाना क्योंकि समय का भी है। जर्नलिज्म में देखें, जर्नलिज्म में मैं प्रयास करता रहा कि वाइट कॉलर क्राइम की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जर्नलिस्ट ऐसे बहुत कम निकाल पाया, बना पाया जो कि वाइट कॉलर क्राइम की तरफ की रिपोर्टिंग कर पाए। अच्छा, और कुछ नाम गिनाइए जो जिनको आपने ब्रेक दिया, जो आज ब्रेक तो अब मेरे को भी इतने ब्रेक तो अंजना मेरे पास आई थी सबसे पहले। अब बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब मेरे को नाम इतने ध्यान में नहीं है, लेकिन आप जिससे बात करेंगे वो हमें पता इसका इसका कारण है, इसका रीज़न बता देता हूँ। नाम से ज़्यादा महत्व इतना नहीं है। मैं ये चाहता था कि जर्नलिस्ट पैदा होने चाहिए सही, को एक और जो नए फ्रेशर बच्चे हैं वो जितनी मेहनत करते हैं और कर सकते हैं और उनमें जितनी ललक है काम करने की, यू विल नोट इमेज 18-18 घंटे बच्चे काम करते थे। 18-18 घंटे, यानी एक लड़की तो इराक ईरान का युद्ध हुआ और वो ईरान गई और उसको वीज़ा ईरान का था और वो इराक में पहुंच गई। अच्छा। हाँ, और इराक में जर्नलिज्म वो रिपोर्टिंग करके फिर वापस ईरान में आ जाती है। पैशन था और एक बात पैशन था, फ्रीडम भी था। ऐसे फ्रीडम था। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन थे, ऐसे हाँ लीडर थे कि जो हाँ, फ्रीडम देते थे। फ्रीडम देते थे। अभी के दौर में वैसा नहीं है। वो राजपूत लड़की है, नाम भूल रहा हूँ मैं पूरा, राजपूत के नाम से, सरनेम राजपूत है उसका। तो वो लड़की रिपोर्टिंग के लिए भेजी मैंने। अब ये राहुल कंवल है, ये भी मेरे पास था। ये जब एजुकेशन में था, पढ़ रहा था, तब से ही मेरे पास आ गया था और तभी मैंने विदेश भेजा है उसको। हाँ, अब आप बहुत से अब मेरे को नाम इतने ख्याल में नहीं है, लेकिन बहुत नाम, बहुत बच्चे, क्योंकि स्टार्ट करवाया उनको जर्नलिज्म, जो कि उनको जोश था, जज्बा था काम करने का, मैं भी इसलिए। देखता हूँ कि जितने भी बड़े पद पे मैं अलग अलग संस्थानों को देख लूँ तो जितने बड़े पद हैं उस पद पे आप ही के दौर में रखे हुए हाँ, लोग अभी आसीन हैं। अभी ऐसे ही। किसी भी चैनल में मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता अच्छा खासा टीवी चैनल में रहा हूं, आपको टीवी चैनल का अमिताभ बच्चन कहा अरे जाता है। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं। तो अब आते हैं कि 2013 तक आपने जर्नलिज्म में, जी जी। उसके बाद आप सन सिटी प्रोजेक्ट और फन सिनेमा की तरफ आए। फन सिनेमा का मुझे जहाँ तक याद है कि 100 स्क्रीन थे और अच्छे खासे शहरों में उसको एक अलग पिच पे ले जाना, वहाँ से डिलीवरी देना। और सन सिटी प्रोजेक्ट मतलब गुड़गांव, जयपुर, मथुरा, इन एरिया में जिनको अच्छे हाउसेस, मतलब जिनको चाहिए कि अच्छे सामान से बना हुआ घर लेना है, उन सन सिटी में इन्वेस्ट करें।
तो आखिर सीधे अचानक आपने जिस तरीके से स्विच किया, वो यहाँ पे उस चीज को कैसे मेंटेन किया? ऐसे है, बिजनेस के एक एथिक्स होता है, जैसे न्यूज़ का भी एक एथिक्स होता है कि आपको जो न्यूज़ है वही दिखानी है, उससे बाएं दाएं नहीं जाना। और आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि उसको किस तरीके से आपने दिखाना है। ये भी जर्नलिज्म का एक एथिक्स है। ये नहीं कि भाई मैं प्रभावित होकर के न्यूज़ को गिरा दूं और प्रभावित होकर के न्यूज़ को चला दूं। नो, इट शुड नॉट बी। और उस समय जी न्यूज़ नंबर 1 या नंबर 2 पे हमेशा रहा। हाँ, नंबर 1 हमेशा आपके दौर में रही। हमेशा रहा। उसका रीज़न ये था, आपके अंदर न्यूज़ की ताकत वो होनी चाहिए थी जो आज के समय में नहीं है, कि आप ट्रू जर्नलिज्म करें, आपको कोई नहीं दबा सकता, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। वो चाहिए, कलेजा तो चाहिए, पहले दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल वही होना चाहिए था, और वही प्रिंसिपल पे हम चले। और सेम रियल एस्टेट में आए तो रियल एस्टेट के अंदर सेम प्रिंसिपल। मैंने एक लैंड पार्सल यहाँ परचेज़ किया जहाँ आप इस समय बैठे हैं। यहाँ इसके पीछे 150 एकड़ लैंड पार्सल था मेरे पास। कुछ रिनाउंड बिल्डर्स, डेवलपर्स ने बोला कि जी आपके बस की बात नहीं है, आपने कभी किया नहीं है रियल एस्टेट, आप कर नहीं पाएंगे, यहाँ लाइसेंसिंग के बहुत झगड़े रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहती है, सरकार के साथ लाइजॉन बहुत तगड़ा करना पड़ता है। उन्होंने मेरे को चैलेंज किया, हालांकि लैंड मेरे पास थी, मैंने परचेज़ की थी। उन्होंने चैलेंज किया कि आप कर नहीं पाएंगे, हमने शुरू कर दिया। हमने स्टार्ट कर दिया। अभी उस चैलेंज के बाद में हमने टाइमली डिलीवरी, कमिटमेंट पक्की, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी एंड जो कमिटमेंट हो गई वो। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। मतलब रेरा बन गया भले, लेकिन बहुत से ऐसे बिल्डर हैं। मेरे एक भाई साहब हैं, वो पहले जिंदल में काम करते थे, उन्होंने गाजियाबाद में घर लिया और 2017 में पोजीशन देने का वादा था, और उन्होंने 2022 तक पोजीशन नहीं मिला। 2022 में उन्होंने कोर्ट केस किया, 2023 में कोर्ट केस जीत भी गए, और 2024 तक अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो बिल्डर की ये फ्लैट नहीं आया। हाँ। नहीं, वो कोर्ट केस ने कहा कि आप फ्लैट भी लीजिए और कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी नहीं मिला, ना फ्लैट ही मिला। देखिए वही दिक्कत है, वही प्रॉब्लम। सरकारी शिकंजा क्यों कसा जाता है? जब आप कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उसके साथ में जो लोग ठीक काम करने वाले हैं, अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं, उनके ऊपर भी सरकारी शिकंजा कसा जाता है। आपके शिकंजा का लेकिन स्वाभाविक है, कानून बनेगा तो आपको उस कानून के तहत आपको फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। इस पूरे रूप में अधिकारी भी अपना परेशान करके जानबूझ के कुछ करने की कोशिश। वो देखिए, मैं एज न्यूज़ में काम किया है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देश की विडंबना है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिज़नेस, कुछ भी कर लें तो आपको जो सरकारी तौर पे जो डिले होता है, उसकी वजह से देश के अंदर उस डिले का व्यक्ति विशेष को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा राष्ट्र का भी नुकसान है। और जब तक ये सरकार के लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं
इसके बजाय मैं राष्ट्र का नुकसान कर रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को डिले करेंगे, लेट करेंगे, या अधिकारी है नहीं, ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर हो गए, तो उसकी जगह फुलफ़िल करने में अगर आप 3 महीने लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे, और 3-4 महीने तक काम बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ऐसे रोज़ ऐसे किस्से आते हैं, रोज़ ऐसा काम होता है। खैर, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपने जो कमिटमेंट की है उसको आप सोच समझ के अगर कमिटमेंट करते हो, क्वालिटी एंड टाइम डिलीवरी, और जो प्राइस पे आपने डील की है, सेल की है, व्यवहार किया है, उस प्राइस पे आप मुकर्रर रहेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और हमारी कंपनी इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए फेमस है। लोग बिलीव करते हैं, कस्टमर्स बिलीव करते हैं, सेलर्स बिलीव करता है, परचेजर बिलीव करता है, इवन सरकारी लोग भी बिलीव करते हैं कि मतलब सरकार जो के मतलब ISPCS है, हाँ, जो भी हैं, Employee। जो भी हैं, वो भी जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी ये बिलीव करते हैं कि यहाँ कि यहाँ जल्दी डिलीवरी हो जाएगा। कि यहाँ की कंपनी जो है गलत, ना कोई गलत डील करती है, ना गलत व्यवहार करती है, जो इस समय बोलती है वो सही करती इस है। समय सन सिटी प्रोजेक्ट कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? लगभग 6-7 प्रोजेक्ट चलते हैं एक टाइम में, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। आप अभी तक गुड़गांव मतलब हरियाणा और राजस्थान में थे, और अब हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में विस्तार तो क्या, उत्तर प्रदेश में एक हाईटेक सिटी बनाई है हमने, अच्छा। वृंदावन में बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि जो सन सिटी की जो हाईटेक है वो उसके कंप्लीशन हो चुके हैं, और सबसे पहले सन सिटी है जिसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जितने लाइसेंस होल्डर थे हाईटेक सिटी के, उनमें से मेरे ख्याल में तो, मेरी जानकारी में तो ऐसा है किसी का कंप्लीशन नहीं आया जो सन सिटी का है। तो अब नोएडा की तरफ विस्तार करने नोएडा में अभी तक तो कोई विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि नोएडा की जो उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो इस तरीके की थी कि मेरे जैसा आदमी, योगी जी से पहले तक की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे जैसा आदमी वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। पहले पैसा कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। जो कुछ है, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप तो 7 साल से योगी जी हैं। लेकिन 7 साल से अब एक दफ़ा ध्यान वहाँ से हट गया तो हट गया, उसके बाद में फिर हमने ध्यान नहीं दिया उधर में, क्योंकि यानी मन टूट गया, दिल टूट गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मन टूटा ना दिल टूटा है, लेकिन ये ध्यान में नहीं आया। मैंने कहा बहुत लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आपने सोचा था कभी यूपी में काम करने के लिए, उस समय तो कोई दिक्कत आई थी? यस, दिक्कतें बहुत आई। मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक लैंड पार्सल लिया था सरकार से, और बड़ा अच्छा लैंड पार्सल लिया था योगी जी के सरकार से बहुत पहले, जिसमें वो सभी की सरकारें थी, अब समाजवादी पार्टी की भी थी और बहुजन समाज पार्टी की भी थी। तो उस समय मैंने लैंड पार्सल तो ले लिया, लेकिन मेरे को बड़ी दिक्कत आई, और उस दिक्कत के तहत उन्होंने बिना मेरे से बात करे, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो वो मेरी लैंड ही मेरे से छीन ली। अच्छा। हाँ, हालांकि मैं कोर्ट वोट में जा सकता था, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, अब जो कुछ है, अब फाइट किस से करोगे, तो मैंने छोड़ दी वो। बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा कि लड़ाई लड़ेगा? ऐसा भी नहीं है, लेकिन समय भी नहीं है। फिर ध्यान, आप वही बात है कि ध्यान आप
किस किस से फाइट करेंगे। समय से याद आया समय कि आप अपना समय का मुझे लगता है आधा से ज़्यादा हिस्सा समाज सेवा में देते हैं। एकल अभियान के आप ट्रस्टी हैं। BLSP भारत लोक शिक्षा परिषद जो एकल अभियान का एक भाग है उसके आप ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी चेयरमैन हैं। एकल ग्राम उत्थान जो एकल अभियान का एक हिस्सा है उसके आप ट्रस्टी हैं। एकल भारत मीडिया फाउंडेशन जो उसका प्रचार प्रसार का तंत्र है उसमें आप समय देते हैं। मुझे लगता है इसके करीब 8-9 विंग हैं और हर विंग में कभी रांची जाना, कभी महाराष्ट्र जाना, अपना पूरा समय वहीं पे समर्पित कर देना, इतनी बड़ी बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर इसको छोड़ देना और 2-3 दिन पूरा समाज के लिए, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों के लिए दे देना। ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? और देते हैं तो ये मन में नहीं होता कि अगर 2 दिन मैंने अपने बिजनेस को दिया होता तो क्या पता 2000 करोड़ कमा लिया होता। बिजनेस इंसान, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर रियल बिजनेसमैन है वो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करता है, उसकी कंपनी प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसका खाली, मेरा ये मानना है कि खाली प्रॉफिट पे ही के लिए ही काम नहीं किया जाता। एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को काम करने के लिए उसको अपने एम्प्लॉइज़ का, मैन पावर का, और आप देश के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसका भी ख्याल करके एक बिज़नेस कंपनी को, एक आदमी को, बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए। और मैं ऐसा करने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। भले ही प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, लेकिन सबसे पहले ये सोच रहती है कि हाँ, एक ये प्रॉफिटेबिलिटी है, या कई दफ़ा बिज़नेस में लॉस भी लगते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगर हमेशा ही प्रॉफिट हो तो ऐसा होता नहीं है। पर आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और साल दर साल आप कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक परिवार बनता है। लेकिन हम एकल विद्यालय से थोड़ा पर मैं आते हैं। आपने बिजनेस में ले लिया उसको, लेकिन मैं अब वापस एकल पे आता हूँ। हाँ, मैं उसमें नहीं, इस पहले जो अभी आप बता रहे थे, आप कह रहे परिवार बढ़ाना, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि चूंकि अभी मीडिया की बात करना उचित नहीं है अब सब जगह, क्योंकि अब क्या होता है हर साल कॉस्ट कटिंग की बात आती है, और कॉस्ट कटिंग में क्या होता है कि चाय बंद कर दो, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दो, 2 एम्प्लॉय घटा दो, असाइनमेंट पे आउटपुट में यहाँ पे इतना है, मार्केटिंग में इतना है तो इसको कम कर दो। वो बिजनेस अपना एक्सपेंड करते हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग में एम्प्लॉयमेंट घटाते हैं। यह जनसंख्या 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गई और इन्हें कहना है कि पहले एम्प्लॉयमेंट ही घटाओ, कॉस्ट कटिंग करो। ऐसा बहुत सी कंपनी करती हैं, ऐसी सोच में आती हैं। वो कॉस्ट कटिंग के बजाय वो बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ाते उनको, कि आपके एम्प्लॉइज़ और कितना काम कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी आदमी को टाटा बाय बाय कहा हो और बिना किसी रीज़न के। लेकिन हाँ, किसी ने गलती की और गलती 1 दफ़ा की, 2 दफ़ा की, तीसरी दफ़ा की और जानबूझ के की, वो एक विषय अलग हो जाता है। अदरवाइज कॉस्ट कटिंग और एम्प्लॉय को घटाना, ये मैंने तो कभी सोचा नहीं और ना कभी सोच में आया, ना कंपनी की सोच में आया। वो लाइन जो सबसे बड़ी मुझे लगती है, मतलब आप एक अच्छे रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, आप एक बहुत अच्छे
मतलब न्यूज चैनल में आपका इंफ्रा बहुत खतरनाक रहा, जिसको हम कहते हैं अमिताभ बच्चन आप हैं। और जो सबसे बड़ी लाइन मुझे आपकी लगती है एकल विद्यालय वाली, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बहुत करीब से देखा है, ऐसे देखा है कि कैसे आप अपना समर्पण देते हैं। कहीं कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ 2-2 दिन 3-3 दिन अपने पूरे इंफ्रा, अपने परिवार को, अपने दोस्त यार मित्र को छोड़ के, और जबकि अपना धन भी दे रहे हैं, अपने पैसे देते हैं, अपना समय देते हैं, फिर वहाँ खर्च करते हैं। तो ये आखिर क्या भाव है वहाँ पे कनेक्ट होने का? कब शुरुआत? मेरे को 24 वर्ष पूर्व परम आदरणीय अशोक जी सिंघल ने आदेश दिया था, और आदेश भी क्या दिया था। उनका टेलीफोन आया कि लक्ष्मी जी हम आपके पास ऑफिस में आना चाहते हैं। मैंने कहा आप क्यों आएंगे, मैं आ रहा हूँ। बोले नहीं 24 साल पहले, यानी आप जी में थे हाँ उस समय? अच्छा। तो मेरा ऑफिस एक कनॉट प्लेस में था, अच्छा। वहाँ पर। तो मैंने कहा बोले नहीं हम आते हैं। मैंने जब उन्होंने ज़ोर से आग्रह किया तो मैंने कहा जी जैसा आपका आदेश। वो आए, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ हम एकल विद्यालय कलकत्ता से चलता है FTS के नाम से, लेकिन यहाँ एक खोलना चाहते हैं और उसका दायित्व आपको और सुभाष अग्रवाल जी को देना चाहते हैं। हमने, सुभाष जी ने भी और मैंने भी, सुभाष अग्रवाल जी अपने बालाजी एक्शन शो, हाँ जी, बालाजी। उन्होंने और मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और क्यों किया उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि मैंने सोचा कि हाँ, गांव की आबादी शहरों में आती है, और जबकि गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए आती है। बेसिक नीड के कारण, बेसिक नीड की वजह से वो शहरों में आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसे में इंसान क्या करेगा। तो खैर मैंने कहा ये काम बड़ा अच्छा है, इसमें लगना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में करीब 7 लाख गांव हैं। हाँ, 6,60,000 के करीब, और 50-60 हज़ार के करीब गांव, मतलब 80% आबादी गांव में ही रहती है। बल्कि वनवासी क्षेत्रों में तो बहुत ही और भी बुरी हालत है। और पहले से सुधार हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उसमें बहुत बहुत कमी है। तो खैर, तो इसलिए कि गांव भी शहर से अच्छे बने, ये सोच में अभी भी है और वहाँ तक पहुँच नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और जन जागरण, आरोग्य, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे वहाँ के लोगों के अंदर एक समृद्धि आ सकती है। एकल ग्रामोत्थान, स्किल डेवलपमेंट का काम, तो इसलिए ये पिछले कनेक्शन हुआ। तो आप जब अपना समय वहाँ देते हैं, एकदम मतलब थोड़ा सा नहीं देते हैं, पूरा अच्छा समय देते हैं, तो ये मन में भाव नहीं आता कि इतना अगर मैं टाइम अपने सन सिटी में अगर दूंगा ना, तो? बिल्कुल नहीं आता। उसका कारण है, वही कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आप राष्ट्र के लिए काम करते हो तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप अपने, अगर आप समृद्ध हैं, कुछ करने के काबिल हैं,
प्रभु ने आपको क्षमता दी है तो आपको ये कुछ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे में एक है कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस से बाहर नहीं जा बाहर मतलब मेरा दिमाग ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। जहाँ पे है आप वहीं के हैं। अगर मैं सोशल काम में हूँ तो मेरा ध्यान ऑफिस की तरफ नहीं जाएगा, मेरा ध्यान घर की तरफ नहीं जाएगा, मेरा ख्याल ध्यान उसी में रहेगा और उसमें लगन रहेगी। तो वो लगन कि आप जो कार्य कर रहे हो वो पूरे मन से और लगन से करें, आप और अच्छा वो खासा तभी हो सकता है जब आप उसमें कोई पूरा ऐसा होता है कि ध्यान लगाएं। जहाँ मैंने अभी हाल ही में देखा, आप कहीं ऐसा होता है कि आदमी को नेक काम करना होता है तो कहता है चलो ये लो भाई, ये पैसे लो, नेक काम कर देना, आप अपना पैसा दे सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने देखा कि आप अपना पैसा तो देते ही हैं, आप बगल वाले से भी कहते हैं भाई तू भी पैसा दे, तू भी पैसा दे, तू भी पैसा दे। मतलब वो अच्छा काम हो रहा है, वहां तुम क्यों नहीं दे रहे हो, जब वहां दो। तो आप डांट के, फटकार के और दबाव से नहीं, वो काम कराते हैं। ना 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 डांटते हैं, ना फटकार लगाते हैं, ना दबाव देते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप पहले एकल को जानें, समझें, और समझने के बाद में आप ऑटोमेटिक इसके साथ में जुड़ जाएंगे, तन से, मन से, धन से। तो वही बात मैंने कहा कि आप कहते हैं यहाँ पे देखो भाई, आपने देखो, हाँ, जैसे अलग एक पूरा एक लॉबी को वहां पे कनेक्ट कर रखा है, उसके सूत्रधार आप हैं। जब आप मन से किसी काम को करते हो ना तो कारवां ऑटोमेटिक बन जाता है। हम चलते गए और कारवां बढ़ता गया। और जब आप मन से कोई काम नहीं करते हैं ना, माँ बच्चे को मन से पालती है तो बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, सारे काम कर सीखता है। अगर मन नहीं होगा तो वो बच्चा पूरी तरह से पल नहीं पाएगा। तो व्यापार, बिजनेस, घर, सोशल काम, एकल विद्यालय, जो काम आप करते हैं वो मन से करेंगे तो उसके अंदर इजाफा ही इजाफा होगा, तरक्की होगी और वो कारवां आगे बढ़ेगा। एक और मेरे को अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, मेरे मित्र हैं जो कि मीडिया इंडस्ट्री में कुछ समय मैंने भी काम किया, तो वो कह रहे थे कि अगर लक्ष्मी सर चाहें, कुछ दिन पहले चाहें तो सभी चैनलों पे, चाहे वो आज तक, केवीपी, जी और इंडिया टीवी, उस पे चाहे तो कार्टून चला दें। उनके पास एक ऐसा बटन है, ऐसा बटन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमारे लगाए हुए बच्चे पूरे चैनलों में हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि कोई एसएल श्याम करके कुछ है, प्लेनेट कास्ट, वो चाहे तो एक बटन दबाएंगे और सब जगह कार्टून चलने लगेगा। ये कंपनी मैंने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में स्टार्ट की थी। ठीक है। 2.5 करोड़ रुपए का लाइसेंस था और वो लाइसेंस उस समय 6 लोगों ने लिया था, जिनमें से एक टाटा, एक HCL, इस तरीके से कंपनियाँ थी। और फिर मैंने उसको शाम वालों से, शाम इक्विपमेंट बनाते हैं, उनके साथ में शेयर होल्डिंग कर ली और वो 2.5 करोड़ रुपए की कंपनी आज मेरे अनुमान से, और वो मेरे हिस्से में नहीं है वो कंपनी, और वो परिवार में ही है, परिवार में है, और परिवार ने भी शेयर डिस्पोज ऑफ कर दी, मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा है। अच्छा। पूरा मुझे मालूम नहीं है लेकिन परिवार ने भी कर दी। लेकिन जिस समय हम अलग हुए थे उस समय वो कंपनी की वर्थ बहुत अच्छी थी और आज वो कंपनी मेरे ख्याल में, मेरे अनुमान के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए की कंपनी होगी। 2.5 करोड़ से 1500 करोड़। हाँ, और लेकिन मैंने उसमें उसके अंदर भी कैसे ही हुआ, क्यों हुआ, ये भी आप ही का विजन था? वो विज़न ये था कि मैंने उनको
शेयर ऑप्शन दी एम्प्लॉइज़ को, अच्छा। शेयर होल्डर बनाया कि भैया आप लोग काम करो, मैं तुम्हें शेयर होल्डर बनाता हूँ। दूसरे पार्टनर उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि आप एम्प्लॉइज़ को कुछ परसेंट शेयर आप दे रहे हो वो, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया और आग्रह करके उनको शेयर होल्डर बनाया। कितने एम्प्लॉय को शेयर होल्डर बनाए होंगे? और करीब करीब मेरे अनुमान से ऐसा लग रहा है कि 125 एम्प्लॉइज़ को मैंने शेयर होल्डर बनाया। कितना उसमें शेयर उनको दिया? उनको लगभग 15-20% शेयर होल्डिंग मैंने उनको दी। यानी जो समय आज वो भी करीब 50-50 करोड़ के आदमी वो कंपनी चल पड़ी थी, बड़ी अच्छी चल पड़ी थी, सब कुछ बढ़िया था, तब मैंने उनको स्टॉक ऑप्शन अच्छा। दिया। ऐसा नहीं कि इनिशियल दिया था, जब वो ठीक ठाक चल पड़ी थी, यानी अभी मैंने मतलब एक ज़्यादा साउथ की मूवी बढ़िया देखी नहीं थी। लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं चली थी, लेकिन ठीक ठाक चल पड़ी थी, तब मैंने उनको स्टॉक ऑप्शन दिया था। और वो स्टॉक ऑप्शन की वजह से आज वो इतनी बड़ी कंपनी बनी। और उस कंपनी के अंदर आज टेलीपोर्ट जितने भी आपके चैनल हैं देश में, सबकी अपलिंकिंग वही से है। सब की अपलिंकिंग वहीं से है। और उसके अंदर हाँ, आप अगर जब चाहे किसी तब कार्टून चला ले। आप ये एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन आप जब टेलीपोर्ट आपके पास है, लेकिन आप वही बात है, जब चाहे तब कर सकते हैं। लेकिन देश का बहुत बड़ा परसेंटेज मैं समझता हूँ कि आज टेलीपोर्ट में वो कंपनी एसएल श्याम के नाम से वो कंपनी के पास 80% शेयर होगा। मुझे लगता है कि आज के टाइम में टेलीपोर्ट का जो खर्च है वो शायद 8 लाख में विद जीएसटी है। हाँ, जो भी एक होगा। महीने का। जी जी। तो जहां तक मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 150 के आसपास कंपनी, 150-200 कंपनी अभी प्लेनेट कास्ट के पास है जो अपलिंकिंग वहां से होती है। जी। मैंने अभी जो ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी हाल ही में कुछ एक साउथ की मूवी देखा था जिसमें वो कह रहा था कि कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सभी मालिक होंगे, सभी को शेयर दिया जाएगा। उसके बाद ऐसा होता है कि वो सभी लग के काम करते हैं। सभी लगे। तो वो मूवी में भी हाल ही में, और आपने ये काम 2008 ही में कर दिया है। ना, 2008 से पहले किया था ये काम तो लगभग 2002-03 में किया था। बताइए, मतलब वो हाँ। आज से 20 साल पहले, हाँ, आपने 2 20 दशक साल। पहले कर रखा है। हाँ, बिल्कुल किया। मालिक बना के काम कर रहा है। बिल्कुल। अब थोड़ा आते हैं परिवार में। आप आपके परिवार में 4 भाई, चारों भाई 4 बड़े बिजनेस। परिवार कहाँ से है, मतलब ये विजन शुरू मेरा जन्म मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा में हुआ। और उसके बाद में बचपन थोड़ा सा मेरा मंडी आदमपुर में, जो कि हिसार से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से फिर जब बचपन छोटा, जब 6-7 साल का था मैं, तो परिवार हिसार में आ गया। एक परिवार हिसार में भी था, जॉइंट फैमिली थी। और बहुत अच्छी फर्म थी, उसका नाम था राम गोपाल इंद्र प्रसाद एक फ़र्म का नाम, दूसरी फर्म का नाम सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण था। 2 फर्में थी और काम बड़ा अच्छा था। 1967 में बिज़नेस के अंदर पड़ा। मेरे ग्रैंडफादर देखते थे, हेड वही करते थे, बाकी परिवार के सभी सदस्य काम देखते थे। 1967 में ऑयल मिल थी और बड़ा हैवी लॉसेस लगे। और जबकि फर्म इतनी थी नामी कि पूरे रीजन में, हिसार से लेके बठिंडा तक और पूरे देश में राम गोपाल इंद्र प्रसाद का फूड ग्रेन जाता था। तो 2 दाल मिलें थी, 2 कॉटन फैक्ट्री थी, वहाँ से एक इतना एक बड़ा empire एक बना। एक ऑयल मिल थी। और 1967 में हैवी लॉसेस लगे, सब कुछ काम ठप हो गया, बंद हो गया।
बंद होने के बाद में पूरा परिवार खाली था, कर्जदार था। 1970 में मैंने और सुभाष ने दोनों ने एक दाल मिल को रिवाइव किया। पहले एक आटे की चक्की चलाई, आटा सेल किया। उससे पहले थोड़े दिन साबुन की फैक्ट्री लगाई, अच्छा। वो कामयाब नहीं हुए। फिर एक डेयरी लगाई एंड मिल्क प्रोडक्ट बनाए, वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद में फिर एक आटे की चक्की दाल मिल में चालू की। उससे आटे की चक्की से कुछ कामयाबी मिली और आटे की चक्की के द्वारा 70-80 रुपये रोज़ के कमाने लगे। फिर दाल मिल को चालू कर दिया, दाल मिल में फिर 200-250 रुपये रोज़ के कमाने लगे। फिर उसके अच्छा, ऐसा एक चीज और है, मतलब किसी ने मुझे कहा था कि आप और सुभाष जी ऐसा होता था कि सुभाष जी किसी चीज को शुरू करते थे और वो कहते थे कि अभी इसको प्रॉफिट में तुम लेके आओ, फिर वो दूसरे बिजनेस को शुरू करने में लग जाते थे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। हमने जॉइंटली, हालांकि मेरे से 1.25 साल बड़े हैं वो, लेकिन हमने जॉइंटली काम स्टार्ट किया साथ में। अच्छा, साथ, क्योंकि मैं उंगली में थोड़ा आपके परिवार का बिजनेस गिन रहा हूँ, अगर कुछ छूट जाए तो मुझे बताइएगा। जी न्यूज, जी ग्रुप में मतलब जितने भी चैनल है, जी सिनेमा, जी ये सब उसमें आ गया। फिर आपका डिश टीवी के अलावा सन सिटी, फन सिनेमा, जो अब शायद फन सिनेमा की स्क्रीन आपने हटा दिया। उसके बाद सन सिटी स्कूल, उसके अलावा प्लेनेट कास्ट के अलावा और कुछ? देखिए, अब 12-13 साल पहले हम चारों ब्रदर सेपरेट हो गए। काम हमने जीवन में बहुत किए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैं उसमें अगर मैं गिनाऊंगा तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो तो फिर हमने दाल मिल स्टार्ट की। दाल मिल के बाद में फिर एफसीआई के कॉन्टैक्ट ले लिए। अच्छा। दाल मिलिंग के, मिलिट्री को फूड ग्रेन दालें पल्सेस सप्लाई की। पल्सेस सप्लाई करने के बाद में ये काम चलता रहा। उसमें अच्छे पैसे कमाए, अच्छी इनकम हुई। लोगों का कर्जा जो पार्टीशन में हमारे ज़ुम्मे आ गया था सारा, परिवार के दूसरे लोग बरी हो गए थे, उनके पैसे लौटाए। उनके पैसे लौटाने के बाद में फिर 1977 में देश के अंदर बम्पर क्रॉप हुई फूड ग्रेन की, राइस एंड वीट। स्टोरेज की जगह नहीं थी कि स्टोर, गोडाउन नहीं थे एफसीआई के पास, ना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गोडाउन थे। ओपन के अंदर लगाने के लिए पॉलीथीन कवर नहीं थे, तो हमने पॉलीथीन कवर बनाए। पॉलीथीन कवर बना करके 1977 से 1979 तक पॉलीथीन कवर बनाए, वो एफसीआई को दिए बना करके। उसके रेट बहुत ज़्यादा थे जब सिंगल एक कंपनी थी, कलकत्ता कमर्शियल कॉरपोरेशन। वो 6600 रुपये का कवर था, जिसको हमने कॉस्ट ला करके 3200 रुपये पर, आधे से भी कम में उसको किया। उसके बाद में पॉलीथीन फिल्म इंपोर्ट भी करवाई एफसीआई से, बहुत काम हुआ। उसके बाद में फिर रशिया को राइस एक्सपोर्ट किया। राइस एक्सपोर्ट करने के बाद में उसके साथ साथ में आपके एक फैक्ट्री हमने लगाई, लैमिना पैकर्स के पैकेजिंग फैक्ट्री लगाई दिल्ली में, और फाइबर ग्लास का काम किया, हेलमेट बनाए। ये जब स्टेडियम बन रहे थे देश के अंदर, पहला मेरे ख्याल में ओलंपिक्स हो रहा था, तब हमने उसके लिए फाइबर की चेयर्स फैक्ट्री लगाई, फाइबर की चेयर बना के दी, तो वो काम किया। फिर उसके बाद कैप्सूल बनाए, कैप्सूल की फैक्ट्रियाँ लगाई 2। उसके बाद हैंड टूल का काम किया, हैंड टूल की
फैक्ट्री लगाई। उसके बाद में स्टील फर्निश लगाई, उसका काम किया। उसके अंदर एक्साइज और बिजली की चोरी थी, जो कि हमने कहा नहीं करेंगे। और डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं नहीं, आपको मंथली पैसे तो देने पड़ेंगे। फैक्ट्री को बंद किया, ऐसा काम नहीं चाहिए, वो बंद किया। उसके बाद में आपके राइस एक्सपोर्ट किया, शीशम सीड एक्सपोर्ट किया, मूंगफली एक्सपोर्ट की, आपका सोयाबीन एक्सट्रैक्शन एक्सपोर्ट किया। उसके बाद में फिर ट्रेडिंग का बिज़नेस किया रशिया के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चाय, कॉफ़ी, डिफरेंट आइटम एक्सपोर्ट की। उसके बाद में फिर आपके ये टेलीकास्ट और न्यूज़ और जीसी चैनल और डिफरेंट चैनल्स ये स्टार्ट हुए। उसके बाद में हम ब्रदर्स अलग हो गए। अलग होने के बाद में मेरे जो में रियल स्टेट आया, स्कूल है और सिनेमा एग्जीबिशन का बिज़नेस है, मॉल्स हैं, ये काम मेरे जुम्मे आया। और एक काम सोशल आया जो 25 साल पहले एकल विद्यालय, एकल अभियान, और जो उसके अंदर एकल ग्रामोत्थान, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। उसको चला। धन्यवाद। तो ये हो गया एक दौर तक कैसे आपने और सुभाष जी ने बिजनेस को सोचा, बनाया, बढ़ाया और एक कितना बड़ा इंफ्रा बनाया। परिवार जब साथ था, और आज भी वो परिवार का ही है, भले जिसके हिस्से में जो भी आ जाए, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि वो परिवार का है। अब जैसे आपका और हमेशा सुभाष जी, आप दोनों लोग ने एक साथ हर काम किया। हमने देख लिया सुभाष जी ने राजनीति में भी कदम रख लिया, वो राज्यसभा सांसद रह लिए। तो क्या ऐसा उम्मीद करें कि आने वाले दौर में माननीय लक्ष्मी जी भी राजनीति में जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे को कुछ पॉलिटिकल पार्टियां पिछले 20 वर्षों से इलेक्शन के लिए बोल रही हैं स्वतः, और 20 वर्षों से मैं मना करता आया हूँ, और लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। जैसे एक जगह होता है जहाँ जिस तरीके से जो आपका वर्किंग स्टाइल है, ऐसा आपको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से आपका वर्किंग स्टाइल है, जहाँ पे आपने काम किया, एक लैंडमार्क सेट किया, चाहे रियल एस्टेट में हो, मीडिया में हो, या समाज सेवा में हो, एकल अभियान में हो, बीएलएसपी में हो, आप खुद को कोई ऐसा नहीं कहा कि आपने जहाँ काम किया वहाँ पे आपने लैंडमार्क सेट कर लिया। तो वहां से जहाँ से देश का विस्तार, देश को अच्छी रूप दिया जा सकता है, समाज का विस्तार किया जा सकता है, क्यों नहीं वहां पहुंच के उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए? देखें, एक अवस्था होती, मेरी सोच में 10 वर्ष पूर्व आया था कि हाँ, राजनीति में जाया जाए। उस समय परिवार से डिस्कस, यानी मेरे निजी परिवार से डिस्कस किया, पिछली पत्नी से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण बताया कि फिर आप वहीं पॉलिटिक्स के रह जाओगे, फिर आप परिवार से आपका नाता नहीं रहेगा, आप उसमें इतना लीन हो जाओगे कि फिर परिवार को आप भूल जाओगे। अच्छा, जैसा आपने पहले कहा कि मैं जहाँ होता हूँ वहीं का हो जाता वहीं का हो जाता। तो उन्होंने ठीक कहा, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब उन्होंने ठीक कहा तो मैंने कहा बात तो ठीक कह रही है ये। तो वाकई में जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परिवार की है वो आवश्यक है, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। और फिर मैं पॉलिटिक्स के काबिल भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को लायक भी नहीं समझता हूँ। क्यों? आप छल और कपट नहीं कर सकते? बस ये छल कपट नहीं कर सकते झूठ हैं, नहीं बोल सकते। झूठ बोलने का कोई मंशा नहीं होती है, कोई झूठ बोल नहीं सकता हूँ। उसके अलावा मैं किसी को जज्जा नहीं दे सकता हूँ कि भाई नहीं, अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा हमारे अच्छा भाषा में ठीक है, गच्चा नहीं दे सकता, बोली हाँ, नहीं दे गच्चा नहीं दे सकते हैं।
अगर आपके पास आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके एरिया में कोई आदमी आता है, वो आपके पास आने वाले 500 होंगे, आप 500 का काम कर नहीं पाओगे। मन उनका दुखी तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी हमारा मन होगा कि इसका काम हम कर नहीं पाए। और ये सब चीज़ें हमारे बर्दाश्त से। देखिए, मैंने जीवन में अगर मेरे पास कोई भी इंसान आया है मेरे पास दफ्तर में, घर पे, और ये आशा लेके आया है कि मेरे को लक्ष्मी जी ये काम कर देंगे मेरा, मैं उनसे बात करता हूँ, तो जो आशा लेके आया है मैंने कोशिश की है वो निराश होके ना जाए मेरे यहाँ उसका से, काम हो जाए। उसका काम हो जाए। या मैं इतना सक्षम, वो मेरी काबिलियत और सक्षमता देख कर के मेरे पास आया और मैं ये उसको कह दूं कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं करवा सकता, या वहाँ जा कर के उसको नहीं बोल सकता, ये मेरे लिए बड़ा कठिनाई का विषय बन जाता है। अच्छा, एक चीज हमने जहाँ से अपने इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू किया था वहाँ पर मैं आपको लेके आना चाहूँगा कि जिस लक्ष्मी गोयल जी को हम मीडिया इंडस्ट्री में जानते हैं, क्योंकि ना लक्ष्मी जी के पास पैसे की कमी है और ना सोच की, क्या वो मीडिया इंडस्ट्री में अपना कुछ नहीं शुरू कर सकते? हाँ, मैंने इसके बारे में विचार काफ़ी किया और विचार करके अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पर पहुंचा, भाई अब वो समय नहीं है, वो टाइम नहीं है, वो अब आप जो चाहते हो वो कर पाना सिर्फ आपके लिए मुश्किल रहेगा। मतलब सरकार की तरफ से सोच रहे हैं कि आज की जर्नलिज्म का ये सोच रहे हैं? मैं जो आज की स्थिति है उसके बारे में सोच रहा हूँ कि अगर आ गया चैनल चला दिए तो चाइना पाकिस्तान चलाना पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट न्यूज़ में नहीं जाऊंगा। मतलब ये है कि अब हमें हाँ, वो दौर देखने को नहीं मिलेगा। वो दौर देखने का शायद मुश्किल हो। अगला किसी इंडस्ट्री में जाने का अगर आप सोच रहे हैं कि बस वो इंडस्ट्री में जाने का ज़रूर, मैं बच्चों को ज़रूर कहता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को कहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो उसके अलावा आपको और कुछ काम करना चाहिए, देश में करना चाहिए और या देश से बाहर करना चाहिए, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन कुछ ना कुछ और करना चाहिए ताकि आप लोग एक इस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां अभी आप लोग हो, उससे ज़्यादा बिज़नेस कर पाएँ और बिज़नेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। तो ये थे लक्ष्मी जी, माननीय लक्ष्मी नारायण गोयल, जो सन सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ बहुत ही एक्टिव होके समाज सेवा में काम कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपने जान लिया। जल्द ही अगली बार आपको ऐसे ही किसी शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलाएंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि लोग कई बार कैसे किसी चीज़ की शुरुआत हुई उसको जान सकें। राम राम।